कोलकाता में आज सीएए और एनआरसी के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद ने रैली निकाली। रैली में मुख्तलिफ तबके के लोगों ने शिरकत की। जमात ने सीएए को लेकर मगरबी बंगाल में जारी सियासत को अफसोसनाक बताते हुए इस मामले में ममता बनर्जी के वक़ूफ़ का जहां खैर मकदम किया, वहीं इस ताल्लुक से अमली इक़दामात उठाने की भी अपील की। एनआरसी के खिलाफ एक बार फिर समाजी तंजीमें सरगर्म हुई हैं। आप देख सकते हैं कोलकाता में आज एक बड़ी रैली निकाली गई है। सीए और एनआरसी के खिलाफ जमात इस्लामी की ये रैली है और इस रैली में मुख्तलिफ तंजीमों के लोगों ने शिरकत की है। हम बात करेंगे जमात इस्लामी के अमीर हल्का से और जानने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर सीए और एनआरसी के मुद्दे को सामने रखकर जमात इस्लामी किस तरह से आगे बढ़ेगी। जिस तरह से बंगाल में सीए और एनआरसी को लेकर बयानबाजी हो रही है सियासी जमातों की, तो आप लोगों का क्या मुताबिक है? जी, बीजेपी की तरफ से इस सिलसिले में फिर सीएए को इशू बनाने की कोशिश है। बंगाल में इलेक्शन को सामने रखते हुए हम समझते हैं कि ये उनकी पॉलिटिकल इशू है। वो आवाम की मसला को हल करना नहीं चाहते हैं। सीएए को लेकर वो पॉलिटिकली फायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने भी कहा है कि सीए जो है वो गुमराहकुन है और उन्होंने भी एक तरह का बयान दिया है। तो आप ममता बनर्जी के बयान से मुतमईन हैं? जी, मोहतरमा ममता बनर्जी शुरू दिन से सीएए के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे और अभी भी वो सीएए के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। जमात इस्लामी की तरफ से हम उनके आभारी हैं कि वो इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। आज की रैली का खास मुद्दा ये है कि हमारे मुल्क के अंदर किसानों के खिलाफ जो बिल पास किया गया है, जो अब कानून की शक्ल इख्तियार कर लिया है, उसके खिलाफ और किसानों की जो तहरीक चल रही है उसके साथ इजहार यकजहती के लिए, और साथ ही साथ हमारे जेपी नड्डा साहब ने, विजय वर्गीय साहब ने और इस तरह के लोगों ने, बीजेपी के आला ओहदेदार ये बंगाल में आकर फिर से सीए के नाम पर सियासत शुरू कर रहे हैं। तो उन्हीं को दरअसल इस रैली के जरिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि दस्तूर मुखालिफ कोई भी बिल होगा, कोई भी कानून होगा जिससे मुल्क के दस्तूर की खिलाफ वर्जी होगी, जिसमें जमहूरियत की खिलाफ वर्जी होगी, सेकुलरिज्म की खिलाफ वर्जी होगी, तो यहाँ के लोग मैदान में उतरेंगे, रास्ते पर उतरेंगे। इससे पहले सीए की तहरीक मगरबी बंगाल में बहुत जोरों से चल रही थी। सकते हैं कि किस तरह से जमात की ये रैली निकाली गई है और रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। हालांकि पुलिस की तरफ से ज़्यादा लोगों को रैली में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद ख़वातीन भी इस रैली में शामिल है और सीए और एनआरसी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और एक बार फिर इनका यही मुतालबा है कि सीए और एनआरसी के ताल्लुक से जो आवाम के मुतालबात हैं, जो सीए मुखालिफ तंजीमें जो मुतालबा कर रही हैं, उन मुतालबात को तस्लीम किया जाए। कैमरामैन शुभेंदु के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद के खिलाफ एनआईए की जांच की अपील को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अर्जी गुजार ने जांच एनआईए को मुंतकिल करने की अपील की थी। वाज़ेह रहे मौलाना साद लॉकडाउन के दौरान जांच एजेंसियों के निशाने पर आए थे और कई मामलों में उनके खिलाफ जांच चल रही है। गुलबर्गा में वाक़े मुल्क की मशहूर दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन के खिलाफ संगीन इल्ज़ाम सामने आया है। सज्जादा नशीन ने सईद शाह खुसरो हुसैनी ने वक्फ की मिल्कियत को निजी मिल्कियत में तब्दील करने की कोशिश की है। बेंगलुरु में रोजनामा पासबान के एडिटर और कांग्रेस के लीडर उबैदुल्लाह शरीफ ने यह इल्ज़ाम आयद किया है। इस मुबैना बदउनवानी के सिलसिले में दस्तावेजात जारी करते हुए उबैदुल्लाह शरीफ ने कहा कि दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज की मिल्कियत के साथ कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ का नाम था, लेकिन हाल ही में एक साजिश के तहत वक्फ बोर्ड के नाम को हटाया गया है। सिर्फ सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज की मिल्कियत करार देने की कोशिश की गई है। उबैदुल्लाह शरीफ ने कहा कि सज्जादा नशीन के भाई भी वक्फ अराजी पर काबिज हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की लोक आयुक्ता या सीआईडी के जरिए जांच होनी चाहिए। दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज गुलबर्गा के सज्जादा नशीन डॉक्टर खुसरो हुसैनी साहब वक्फ की जायदाद जो दरगाह के नाम है, सर्वे नंबर 14, 15, 16, 17 और 116 और 36, 34, इन तमाम दरगाहों की मिल्कियत जो है 2011 के बाद कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज के नाम से थी। ये रीजनल कमिश्नर के आर्डर पर हुई थी। इन्होंने उसको हाल में बदल कर सिर्फ सज्जादा नशीन दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज के नाम से रखा है
जो बिल्कुल गलत है। ये एक साजिश है। इनकी इस गलती के ख़िलाफ़ मैंने शिकायत की है कि इन पे कार्रवाई की जाए। उसके साथ साथ सर्वे नंबर 40 और 41 में इनके भाई जो है वक्फ की जायदाद है वो भी दरगाह की, उसमें रेजिडेंशियल साइट्स डालकर फ़रोख्त कर रहे हैं और कई खाते अपने नाम पर बना के जो है इसको फ़रोख्त कर रहे हैं। इसके ख़िलाफ़ भी मैंने कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ को जो है एक ख़त के ज़रिए मालूम किया है कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा एक मरतबा फिर सरापा एहतजाज है, लेकिन इस मरतबा वो जामिया इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजी तलबा के मुताबिक ऑनलाइन इम्तहानात के लिए 11 सफ़हात पर मुश्तमिल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इम्तहान में शिरकत के लिए 4G स्पीड इंटरनेट सर्विस का होना ज़रूरी है। तलबा के मुताबिक जामिया में जम्मू कश्मीर के 700 तलबा और तालिबात समेत दूर दराज मकामात पर बसने वाले कई तलबा के पास ऐसी सहूलत दस्तियाब ही नहीं है। एहतजाजी तलबा के मुताबिक जिस गैजेट को इम्तहान के लिए जरूरी करार दिया गया है, ऐसे गैजेट गरीब तलबा कहां से लाएंगे। एहतजाजी तलबा ने ऑनलाइन इम्तहान से मुतल्लिक इस नोटिफिकेशन को वापस लेने का मुतालबा किया है। हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने एहतजाज का जायजा लिया। मिलिया इस्लामिया में ऑनलाइन एग्जाम को लेकर के छात्रों का, तलबा का विरोध और उसकी मुखालफत यहाँ देखने को मिल रही है। हालांकि इस पूरे मामले में जहाँ कश्मीर को लेकर के बड़ा सवाल था, वहीं जामिया के गेट के बाहर इस तरह का विरोध प्रदर्शन, इस तरह का एहतजाज देखने को मिल रहा है। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है, क्या मांग है कि नहीं चलेगी। देखिए, हम स्पेशली यहाँ पर जो आए, जो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की नई गाइडलाइंस आई है, उसमें उन्होंने जो ये लिखा है कि मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक लैपटॉप कंपलसरी होना चाहिए और एक इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी होना चाहिए और 4G इंटरनेट होना चाहिए और प्लस में उनके पास एक स्मार्टफोन भी होना चाहिए। तो हम आई एम बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्कर, तो हमें सबके साथ सिंपैथी दिखानी चाहिए। सपोज करिए मेरे पास इंटरनेट है, सारी फैसिलिटीज़ हैं जो गाइडलाइंस में उन्होंने शो की हैं, और सपोज करिए मेरी क्लास से अगर एक भी बच्चे के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ बच्चे कश्मीर से बिलोंग करते हैं, वहाँ सबको पता है। मैं इंटरप्ट करूँगा क्योंकि जो फैक्ट है वो इसके विपरीत है। हमारे यहाँ जितने भी सेंसस हुए हैं जो इस रिगार्डिंग हुआ कि कितनी अवेलेबिलिटी है गैजेट्स की, कंप्यूटर की, नेटवर्क की, पिछले 6 महीने से हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। हर एक क्लास हमारी लैग करती है, कभी टीचर के एंड से, कभी हमारे एंड से। गूगल मीट पे का वो एविडेंट है, और उसके बावजूद जो ये 11 पेज का नोटिफिकेशन आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अनइंटरप्टेड इंटरनेट नेटवर्क और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यहाँ जामिया नगर में इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं है। सेपरेट रूम किसके पास? अब ये मुझे बताइए, अब आप वीसी से क्या चाहते हैं? हम वीसी से ये चाहते हैं कि देखिए जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने किए वो सारे बिल्कुल एग्जाम्स किया तो डेफिनेट पेंडिंग करे। जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शन तो ठीक है, हम फॉलो करने को, अगर वो इस इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं करते हैं, उसको फॉलो करने को तैयार हैं, वो हमें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें। क्योंकि इन ओखला और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इवन कश्मीर में आज तक 4G इंटरनेट नहीं आ पाया। तो ये तमाम तलबा तालिबात की मुश्किलें हैं। कश्मीर के जो 700 के करीब यहाँ पर छात्र हैं और तलबा हैं, छात्राएं हैं, उनको लेकर एक सवाल है, और वो जो सवाल महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और दूसरे लोगों ने कश्मीर के छात्रों को लेकर उठाया है, वही सवाल यहाँ के छात्र या तलबा अपने एहतजाज में उठा रहे हैं। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं तलबा के एहतजाज का जामिया इंतज़ामिया ने नोटिस लिया है और ज़िमन में एहतजाजी तलबा से मशवरे भी लिए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रॉक्टर वसीम अहमद खान का कहना है कि ऑनलाइन इम्तहानात के हवाले से जम्मू कश्मीर और झारखंड समेत दीगर रियासतों के तलबा का ख्याल रखा जाएगा। खान ने कहा कि यह मामला 2 दिन के अंदर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि UGC नोटिफिकेशन के मुताबिक तलबा को इम्तहान देना होगा। खान ने कहा कि 15 दिसंबर को ऑनलाइन डेमो इम्तहान लिया जाएगा। और अभी स्टूडेंट से हमने सजेशन लिए, उन्होंने डिफरेंट सजेशन दिए। हमने कहा ये तो आप भूल जाइए कि आपको सिर्फ असाइनमेंट बेस पर हम पास कर देंगे, आपको एग्ज़ाम तो देना है। अब मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा आप हमें सजेस्ट कीजिए। तो हमें स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया है और उन सजेशंस को अब हम वाइस चांसलर साहिबा को भेजेंगे, और जो भी यहाँ के अथॉरिटीज़, और इस वक्त यहाँ पर DSW साहब भी थे, यानी और हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब भी थे, हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर भी थे, हमारी सारी प्रोक्टोरियल टीम थे, सारी अथॉरिटीज़ थी, सबके सामने बातचीत हुई है। अब ये वाइस चांसलर साहिबा को देंगे और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो स्टूडेंट्स के हक़ में होगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें।
सबका रखा जाएगा, यानी ख्याल कश्मीरी नहीं है, झारखंड में है, बिहार के रिमोट एरियाज़ हैं, आसाम में बैठे हुए हैं, नागालैंड में बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ तो हर केरल में बैठे हुए हैं। सबका ही ये ध्यान रखा जाएगा कि सभी स्टूडेंट्स हमारे एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकें। हालांकि सफ़र हज 2021 के लिए फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तौसी कर दी गई है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि फॉर्म में इजाफा होगा। दिल्ली जैसी रियासत में अभी तक 1000 दरख्वास्त नहीं मिली है। रियासी हज कमेटी, जिसमें इन महीनों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था, अब यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। कोरोना वबा और महंगे हुए सफ़र हज का मुल्क की दीगर रियासतों की तरह यहाँ भी असर नजर आ रहा है। गुज़श्ता साल दिल्ली में 5200 से ज़ायद फॉर्म दाखिल किए गए थे, जिसमें से 2134 को मंजूरी मिली थी। 7 नवंबर से 10 जनवरी तक जो डेट थी उसमें बहुत स्लो अप्रोच है हमारे यहाँ, क्योंकि हमने काउंटर खोला हुआ है। उसमें हमारे काउंटर में कंप्यूटर काउंटर खोले हुए हैं, ऑपरेटर बैठे हैं। उसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट के डॉक्टर्स भी बैठे हैं जो ब्लड ग्रुप वगैरह कर रहे हैं हाजियों का। वो बेचारे सारा दिन में मुश्किल से 10-15 लोग आ पाते हैं, तो इतनी पोजीशन ही है। तो इसका मतलब है कारोबारी हालात हैं, कुछ कोविड का असर है, कुछ हज महंगा होने का, और दूसरी बात ये है कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि लास्ट ईयर भी कैंसिल हो गया था, कहीं इस साल भी ना कैंसिल हो जाए। तो ये 3-4 बातें हैं जिसकी वजह से स्लो है फॉर्म भरने की तारीख। और हमारी इस हिसाब से जो कोटा कम होगा, उम्मीद ये है कि शायद 25% कोटा मिले हमें। उस हिसाब से हमारा तो कोटा ओवर हो चुका है, तो दिल्ली में तो ऐसी पोजीशन नहीं है, लेकिन और स्टेट में पोजीशन को देखते हुए उन्होंने डेट बढ़ाई है। लेकिन दिल्ली में कोटे के हिसाब से जो है तकरीबन एप्लीकेशन आई जाएंगी। जयपुर में आज सी स्कीम में मस्जिद रेजिडेंसी की पेशकीमती ज़मीन पर मदरसा बंद करने के खिलाफ नमाज जुमा के बाद ख़वातीन ने एहतजाज किया। वक्फ बोर्ड की जानिब से यहाँ मदरसे में हॉस्टल के ऐलान के बाद मकामी लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है। मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान में ज़ेर तालीम ख़वातीन ने बैनर और पोस्टर के साथ एहतजाज किया। इस एहतजाज में ख़वातीन ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। एहतजाजों के मुताबिक वक्फ बोर्ड वक्फ की अराजियों पर से नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने के बजाय मदारिस इस्लामिया को बंद करने की साजिश कर रहा है। एहतजाजों के मुताबिक इस मामले से वज़ीर आला को वाक़फ़ियत कराया गया है और मुस्तक़बिल करीब में वक्फ भवन और असेंबली का घेराव किया जाएगा। अखबारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जाहिर किया कि छात्रावास बनाएंगे हॉस्टल, जो यहाँ के सी स्कीम वासियों को मंजूर नहीं है। यहाँ क्योंकि बच्चे बच्चियाँ मदरसे में तालीम हासिल करती है, वो कह रहे स्कूल मदरसा प्रौढ़ शिक्षा ही रहेगा, हॉस्टल नहीं बनेगा, इसलिए विरोध किया है इतनी बड़ी तादाद में माँ बहनें आकर। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड यही है बस, यहाँ पर जो एजुकेशन का इंस्टीट्यूट चल रहा है, मदरसा है, प्रौढ़ शिक्षा है ना, वही रहेगा। क्या पढ़ाया जाता है? हॉस्टल नहीं रहेगा, क्योंकि ये मस्जिद का प्लॉट है, इस पर हॉस्टल नहीं बनाया जा सकता, कहीं और जाके बनाए वक्फ बोर्ड। करने वाला काम करता नहीं है, इंक्रोचमेंट है। 80% ज़मीन पर 20 प्रॉपर्टियों पर डिग्री मिली हुई है, उसके कब्जे ले लो। और पेट्रोल पंप की बात करने वाले, ये वाला पेट्रोल पंप बनाएंगे 15 जगह पर, पेट्रोल पंप पड़े, यहाँ पे हॉस्टल नहीं बनाने देंगे। बिल्कुल हॉस्टल हम नहीं, ये माँ बहनें नहीं बनाने देगी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की औरंगाबाद यूनिट की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। इस धरने में PFI के कारकुनान ने मोदी हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और RSS पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जांच एजेंसियों को मुखालिफिन की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। PFI ने ED हुकाम से मुतालबा किया कि उनकी कार्रवाई में क्या सामने आया है उसे मुल्क के अवाम को वाकिफ करवाया जाए। वाज़ेह है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हुकाम ने 3 दिसंबर को PFI के औरंगाबाद दफ्तर समेत मुल्क के 26 मकामात पर बैक वक्त छापे मारे थे। धरना प्रदर्शन इस मकसद के तहत था कि हिंदुस्तान के अंदर फासिस्ट ताकत है, ये मोदी हुकूमत है, ये RSS वाली हुकूमत है, ये अपनी ज़ोर आवाज़ और अपने जो है एजेंडे के लिए हक की आवाज़ वालों को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या दूसरी जितनी भी तंजीमें जो हक की आवाज़ के लिए आ रही है और हुकूमत के गलत पॉलिसी के खिलाफ जो है लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर रही है, आवाम के अंदर बेदारी पैदा कर रही है, तो ये ED के नाम से, CBI के नाम से, NIA के नाम से जो है हमारी हक की आवाज़ को दबाने के लिए ये लोग। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तरों पर छापे के खिलाफ PFI ने मुल्कीर सतह पर एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में आज नांदेड़ में भी दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने PFI की मकामी यूनिट की जानिब से एहतजाजी धरना दिया गया। धरने में कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने ED की जानिब से की जा रही कार्रवाई की मजम्मत की और मोदी हुकूमत पर
तासुबाना रवैया अपनाने का भी इल्ज़ाम लगाया। मुजाहिरीन का कहना है कि PFI एक समाजी तंजीम है और मजलूमों के लिए हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। फ्रंट ऑफ इंडिया एक तंजीम और एक तहरीक है जो ख़ास तौर पे दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए काम कर रही है। हाल ही दिनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडरान पर और उनके दफ्तर पर ईडी की जानिब से जो है एक छापामारी की गई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अवाम से चलने वाली एक तहरीक है जो अवाम के ही ताउन से चलती है, लेकिन देखा जा रहा है कि जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हुकूमत जो गलत कानून बना रही है लोगों के लिए, उसके जब मुखालिफत में कहीं आवाज़ उठा रही है तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को दबाने की एक कोशिश की जा रही है। असल में पिछले 3 तारीख को पॉपुलर फ्रंट के ऑफिसेस पर और उसके जो है लीडरान के घरों पर ईडी ने छापा मारा। हालांकि उनको वहाँ से कुछ नहीं मिला, उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। और हमने जो है वीडियोज़ में देखा कि ये जो पॉपुलर फ्रंट के जाबाज कैडर्स हैं, इन्होंने ईडी से रिसीव्ड लिया, वरना अगर ये रिसीव्ड नहीं लेते तो हो सकता था कि ईडी जो है जो चीज़ें नहीं भी मिली हैं वो भी बता सकता था। अकोला में मुस्लिम तंजीमों ने किसानों की हिमायत करते हुए हुकूमत के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया है। इन लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाकर ये जाहिर करने की कोशिश की है कि मरकजी हुकूमत जानबूझकर किसानों की बात नहीं मान रही है। जिस तरह भैंस के आगे बीन बजाना बेसूद होता है, इस तर्ज पर हुकूमत बहरी हो गई है। इन लोगों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत जल्द से जल्द किसानों के मुतालबात को पूरा करते हुए ज़राई क़वानीन को वापस ले। ये जो आंदोलन था, आज आप देख रहे होंगे कि हमारे किसान भाई कई दिनों से दिल्ली के अंदर किसान विरोधी जो बिल बनाया गया उस बिल के निषेध में कई दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर किसी भी तरह की जू जो है वो रेंग नहीं रही है। और ज़माने भर में एक कहावत मशहूर है कि भैंस के सामने बीन बजाने से भैंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो चीज़ हमने प्रैक्टिकली दिखाया है कि सारे का सारा समाज, सारा का सारा किसान सरकार के सामने मांग पर मांग करता हुआ आ रहा है। सेम उसी तरह सरकार की वही दिक्कत है जो इस भैंस की दिक्कत नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। भोपाल नवाबों की नगरी जरूर है, मगर उसकी सभी तारीखी इमारतें खस्ताहाली का शिकार हैं। इमारतों की खस्ताहाली को दूर करने के लिए समाजी तंजीमों के जरिए आवाज़ तो उठाई जाती रही है, मगर हुकूमतों ने कभी इसकी जानिब संजीदा कदम नहीं उठाया है। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने भोपाल की तारीखी इमारतों की खस्ताहाली को दूर करने को लेकर महकमे आसार कदीमा के कमिश्नर से मुलाकात करके उन्हें मेमोरेंडम पेश किया है। नवाबों की नगरी कहा जाता है। इसके इम्तियाज़ात में जहाँ कुदरत का हुस्न शामिल है, वहीं पर इस शहर की 122 तारीखी इमारतें उसके हुस्न में कभी इजाफा किया करती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे आप ताजमहल की मस्जिद बिल्डिंग को देख रहे हैं, जहाँ पे मस्जिद भी है, बिल्डिंग भी है। और ताजमहल जब ये तामीर हुआ था तो इसमें 3 साल तक जश्न मनाया गया था, लेकिन अब ये देख रहे हैं तमाम इमारतें के करके खस्ताहाली के शिकार हो रही हैं। हुकूमत तवज्जो नहीं दी। जमीयत उलमा ने इसके लिए मुहिम शुरू। आइए जानते हैं, आपका नाम? मुफ्ती मोहम्मद जमील खान। आप लोगों ने मुहिम शुरू की, क्या मकसद है? हमारा मकसद ये है कि जो ये हमारे भोपाल की बहुत ही शान व शौकत वाली इमारतें हैं, तो हम आए दिन इनको देखते हैं कि अभी भी आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है तो बहुत ही खंडर, धीरे धीरे खस्ता और खंडर हालतें होती जा रही हैं। तो हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि इनकी देखभाल हो, इन पे थोड़ी तवज्जो दी जाए। आप लोगों ने जो है कमिश्नर से जो है आसार कदीमा से मुलाकात की, इससे पहले भी आप लोगों ने वजीरों से मुलाकात की जो है, लेकिन हमें देख रहे हैं कि हुकूमतों के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। भोपाल की कदीम इमारतों, दरवाज़ों, मकबरों के लिए पहले भी आसार कदीमा के कमिश्नर को जो है मेमोरेंडम दिए गए, और अभी फिर हमने आज जो है आसार कदीमा के कमिश्नर को मेमोरेंडम दिया है कि भोपाल जो है नवाबों की नगरी, बेगमात का शहर, झीलों की नगरी कहा जाता है, पर अक्सर ये देखा जा रहा है कि भोपाल की इमारतें जो हैं वो खोखली होती जा रही हैं, या यूं कह लीजिए कि हुकूमत की तवज्जो न देने की वजह से ये खोखली की जा रही है। ये भी हमारा मुतालबा है कि ये जो इमारतें हैं इनसे पर्यटक जो भोपाल में घूमने आते हैं उसको बड़ा बढ़ावा मिलेगा, रोज़गार बढ़ेगा। हमने जो है भोपाल में कई इमारतों में और मकबरों में काम शुरू किया, जिसमें हमने नवाब सिद्दीक हसन खां मकबरे को दुरुस्त करने की कोशिश की, शाहजहां बेगम के मकबरे को दुरुस्त करने की कोशिश की, और उसके बाद भोपाल का इकबाल मैदान जो एक तारीखी पहचान रखता है उसमें भी हमने काम किया। यहाँ पे देखते हैं कि जमीयत उलमा ने एक मुहिम शुरू की, और यकीनी तौर पर मुहिम इसलिए शुरू की गई है कि अपनी विरासत की हिफाजत की जाए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ
महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। कर्नाटक असेंबली में इंसदादे गौकशी बिल पास होने के बाद से ही गुलबर्गा में भी काफ़ी हलचल देखी जा रही है। कुरैश बरादरी के साथ अक़लियती सियासी लीडरान भी शाना बशाना नजर आ रहे हैं। इस ज़मन में एक मीटिंग की गई जिसमें कुरैश बरादरी के जिम्मेदारान के साथ साथ अक़लियती लीडरान ने भी शिरकत की। मीटिंग में सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीटिंग में तय पाया कि कुरैश बरादरी के जिम्मेदारान ने यूपी और गुजरात की कुरैश बरादरी से राब्ता करेगी। इसके अलावा बिल के नुकात का जायजा लेकर कानूनी माहिरीन की भी खिदमात हासिल की जाएंगी। ये एंटी फार्मर बिल है, एंटी लेदर इंडस्ट्रीज बिल है। ये रिलीजियस इशू नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि इससे पोलराइज एक कम्युनल एंगल पर किया जाए, मगर हम समझते हैं कि ये बिल का ताल्लुक देश की इकोनॉमी से है, किसान से है। हम तमाम सेकुलर पार्टियों से ये अपील करते हैं कि वो गैर हाज़िर ना हो। गैर हाज़िरी होना है तो बिल को पास करने की जो है एक इशारा है। तो हम तमाम सियासी पार्टियों से, खुसूस सेकुलर पार्टियों से हम गुजारिश करते हैं कि ये बिल को जो है काउंसिल में पास ना करें। पूरा हम मशवरा कर रहे हैं कि वो बिल के वास्ते कैसा करना है, क्या नहीं। लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे और ये भी लड़ेंगे। और मैं बार बार बोल चुका हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की गाय एक अजब किस्म की है। पूरी दुनिया की गाय दूध देती है, इस वक्त हिंदुस्तान में गाय ऐसी है जो सिर्फ वोट देती है। ये तय पाया है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और लीगल एक्सपर्ट से इस बिल के ताल्लुक से राय लेंगे। अभी ये बिल तो असेंबली में पास हुआ, काउंसिल में पास नहीं हुआ। ये कंप्लीट बिल तो नहीं है। ये इस बिल से तकरीबन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा मुतासिर हो रहा है। ये रूरल इकनॉमी है हमारा, जो लाइव स्टॉक होते हैं इंडिया का जो है 3 लाख करोड़ का लाइव स्टॉक इकनॉमी है। ये क्या करेगी बीजेपी गवर्नमेंट? और जो है प्रिजर्वेशन या जो बचाने की बात आ रही है, डिफेंस बजट से 1.5 टाइम्स तो एक्स्ट्रा बजट लगेगा या प्रिवेंशन के लिए। तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है आवाम को गुमराह करने के जो सियासी इसके तरीक़े हैं, ये उसी का हिस्सा है। पीएफआई के दफातर पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ करनूल में भी एहतजाज किया गया। पीएफआई के कारकुनों ने करनूल कलेक्ट्रेट के बाहर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी पीएफआई के कारकुनान ने ईडी के छापों को गैरकानूनी करार दिया। अमित शाह, सुन लो आप, ये ईडी को, ये एनआई से हम डरने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि हम कानून के दायरे में रहकर दस्तूर के मुताबिक हम काम कर रहे हैं और ना कहीं से गलत फंड हमारे पास आ रहा है, ना हम गलत फंड के खरीद जा रहे हैं, ना हम गलत दस्तूर इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये एक हिंदुत्ववादियों को हम बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए ईडी की तरफ से हमको दबाया जा रहा है। हम ये मोमेंट उठाएंगे। ये इसलिए ईडी को हमारे पास इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमने किसानों की तारीफ की। वो किसान जो हिंदुस्तान के अंदर 14 करोड़ आबादी रखने वाले किसान और 60% आबादी किसानों से जुड़ी हुई है, उसकी हिमायत इनको बर्दाश्त नहीं होती। तकरीबन एक 8 दिन से या 10 दिन से ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है पॉपुलर फ्रंट के स्टेट लीडर्स पर, नेशनल लीडर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी साजिश चला के इनके घरों को जो है राइड कर रहे हैं और पॉपुलर फ्रंट के ऑफिसेस के ऊपर राइड कर रहे हैं। हम लोग हुकूमत से डिमांड करते हैं ये ईडी जो है इनका जो काम है ये काम करे। ये ईडी जो है इनका काम नहीं करे। सरकार समाजी खिदमत करने वाले तंजीमों को जो है डिस्टर्ब कर रही है, समाज की खिदमत करने वाले तंजीमों को जो है परेशान कर रही है। ये बीजेपी हुकूमत के हम लोगों को इस तरीके से लगता है कि ये बीजेपी के और आरएसएस के एजेंट है ये लोग, हम लोगों को इस तरीके से लगता है। इसीलिए हम लोग ये डिमांड करते हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन जल्द से जल्द हमारे ऊपर जो ये लोग ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से जो भी तहकीकात हो रही हैं, ये तहकीकात को फ़ौरन रोके और जो इशू किसानों। खास बात इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।